मॉर्निंग ऑडियंस। जैसे कि आजकल हमारे सेशन चल रहे हैं, डेयर के डेली सेशन जूम पर आ रहे हैं। हम सीनियर मेंटर्स को लेके आ रहे हैं। हमारी डेयर की टीम भी आ रही है। तो आज हमारी डेयर टीम से डॉक्टर नीलम अवतार आ रहे हैं, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। और आजकल उनकी एक बुक भी आई है रूब्रिक्स पे, जो गुड मॉर्निंग रूब्रिक्स, वो 9 से हमारे डेयर में दे रहे थे, और कुछ और ग्रुप्स में भी बाद में उन्होंने देने शुरू करा है ऑन डिमांड। वो उनको कंपाइल करके जिस तरह से उन्होंने बुक दी है, और उसकी जो डिमांड आ रही है बुक की वो बहुत ज्यादा है। तो मैम ने ये एक जो इतिहास रचा है, और उस इतिहास में मैम के हम भी शामिल हैं थोड़ा सा। तो थैंक यू मैम, हमें अपनी जर्नी में शामिल करा। अभी हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद केसेस। तो सबसे पहले केस लेते हैं, ये मेरा 2012 का केस है। ये एक पेशेंट है जिनको हाइपरथायराइड है, और आप ये देखना कि ये ठीक किस तरीके से हुए। ये मेरे पास आए 24/8/12 को। तो पहले आते सार उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, मेरा वेट बहुत कम हो गया है, 14 किलो रिड्यूस हो गया है ये कुछ ही समय में, तकरीबन 1 साल में, क्योंकि मेरा थायराइड बहुत कम हो गया, टीएसएच इनका बहुत कम हो गया, मेरी टांगे दर्द होती हैं, मैं वीक हो गया हूँ, बिल्कुल पतला हो गया, सूख गया, 14 किलो वेट कम हो गया, और बहुत ज्यादा मेरे से तो चला भी नहीं जाता है। तो मैंने कहा अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए। जब उनकी रिपोर्ट देखी, T3 T4 जो कि कम होने चाहिए थे वो बढ़े हुए थे, क्योंकि जब भी टीएसएच बढ़ता है तो T3 T4 कम हो जाते हैं, जब भी टीएसएच कम होता है तो वो T3 T4 दोनों बढ़ जाते हैं। ये एक, क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच है, तो इनका टीएसएच था 0.01, कितना ज्यादा कम, जो कि 0.5 होना चाहिए, 0.35 to 5.5 होना चाहिए। T3 जो 0.6 से 1 तक होना चाहिए वो दैट वाज 2.75। जो T4 है 5 to 12 होना चाहिए, वो 22 है। ज्यादा प्रॉब्लम तो हम देखते हैं कि टीएसएच कितना है। टीएसएच इनका बहुत ज्यादा कम हो गया, 0.01 हो गया। और इस वक्त जब वो मेरे पास आए तो उनका वेट 62 किलोग्राम था। मैंने उनसे, जैसे हम माइंड में लेते हैं, स्वभाव के बारे में पूछा कि कैसा स्वभाव है, गुस्सा गुस्सा कितना आता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुस्सा गुस्सा तो कोई ज्यादा आता नहीं है, कोई ज्यादा लड़ाई भी मैं किसी के साथ नहीं करता। बस हम तो, क्योंकि आई बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास करता हूँ, मैं सत्संग अटेंड करता हूँ उनके, और रोज पाठ करता हूँ, एंड मेरी तो शांत ही नेचर है। दिस वॉज द केस। बस इसमें मेरे मेरे सामने दवाई क्लियर थी। जब इन्होंने सबसे पहले आके बोला कि मैं पतला होता जा रहा हूं, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, ये सबसे पहला था। इसके साथ एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन ऑफ इमासिएशन, कमजोर होना, पतले हो जाना। वो भी उसमें इमासिएशन में क्या होता है कि मास कम हो गया है पेशेंट का। और दूसरा उन्होंने बोला कि वीकनेस, ये मैं जरूरी नहीं कि सिर्फ माइंड ही यूज करूं, मैं बहुत बार जनरल्स में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे वीकनेस वाला होता है, डिजायर्स होती हैं, एवर्शंस होती हैं, एग्रीवेशन, एमिलेरेशन, सीजन्स का होता है, या हीट कोल्ड का होता है, वो मैं डेफिनेटली लेती हूँ अगर किसी के बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरी लातें, मेरी टांगे इतनी दुखती है कि मेरे से तो चला भी नहीं जाता, इतना मैं कमजोर हो गया हूं। तो यहाँ पर वीकनेस, इनोवेशन, एग्जॉशन, प्रोस्ट्रेशन, जो जनरल्स में रूब्रिक है वो भी मैंने लिया। और स्वभाव कैसा है, क्वाइट डिस्पोजिशन, शांत रहने वाला। और साथ में क्यों ऐसा है, क्योंकि ही सेज कि मैंने भगवान की, मैं परमात्मा का नाम लेता हूं, एंड इसको हम लेते हैं रिलीजियस अफेक्शन। जब ये रूब्रिक्स डाले तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज सल्फर। जो लोग हमारे इस माइंड के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हैं वो इमीडिएटली इस दवाई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सल्फर थिन गेटिंग में सिंगुलर है,
हमारे पास दो रूब्रिक्स है, एक है डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, एक है डिल्यूजन थिन ही इज। दोनों में फर्क है, लगता है कि सेम सेम है लेकिन दोनों में फर्क है। ही इज गेटिंग में, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग में वो पतला होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है, उसका वेट कम होता जा रहा है। लेकिन डिल्यूजन थिन ही इज में कि वो पतला है, पतला है, उसका वेट 60 किलोग्राम है। ये नहीं कि पहले 70 था अब 60 हो गया, नहीं, 60 ही है, वो पतला है, ही इज थिन। तो ये दोनों में फर्क है। दोनों की मेडिसिन भी डिफरेंट है, इसमें थिन गेटिंग में सल्फर है, उसमें थूजा है, एक ही मेडिसिन है उसमें भी। सो मेडिसिन इसकी निकलती है सल्फर। सल्फर इनको, मैं जैसे पिछली बार पैथोलॉजी पे मैंने लाइव सेशन दिया था कि हम किस तरह से मेडिसिन को देते हैं, तो उसमें डिटेल में हमने बात की थी। आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन जो हम कॉमनली देते हैं, पहले उनको 30 पोटेंसी दी गई, उसके बाद उनको थोड़ा सा फर्क लगने लगा, लेकिन फिर भी मुंह में काफी ज्यादा छाले थे, तो 1 महीने के बाद मैंने फिर से सल्फर 30 दी। जब मुझे कभी लगता है कि अभी मुझे हाई उस पर नहीं जाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं उसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 30 एक बार दोबारा देके देखते हैं। और उनका पहले महीने में वेट था 62, अगले महीने में 63, अगले महीने में 64, अगले महीने में 65। बड़ी हैरानी वाली बात है कि हर मंथ बाय मंथ उनका 1 किलोग्राम वेट बढ़ता था, लेकिन उनका थायराइड जो था T3 was 2.6, 94 was 19.90, TS was 0.01, अभी भी ठीक नहीं हुआ। ये मेरे बहुत पुराना 12 साल पुराना केस है। तो अब मुझे पता चला कि जब भी ये हाइपर थायराइड हो, TSH बहुत ज्यादा कम हो, लाइक 0.01, तो उसको ठीक होने में 6-8 महीने लगते हैं। ऐसे नहीं है कि दवाई दी 2 महीनों में दोबारा टेस्ट कर, हुआ नहीं, दवाई चेंज कर दो। नो, पहली बात, आपकी दवाई जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो बेस्ट सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, किसी पेशेंट को टाइम नहीं दे सकते, तो ये मत कहिए कि चलो अभी इसको ये दे के भेज देता हूं और फिर जब अगली बार आएगा देखेंगे। नो, उसको डिटेल में लीजिए। अगर आज नहीं देख सकते तो दोबारा कल बुला लीजिए, परसों बुला लो, जब भी कभी टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम की जो सिलेक्शन है वो फुल प्रूफ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वो होनी चाहिए। उसके बाद इनको सल्फर 200 की एक डोज दी, एंड उसके बाद 1 mg की एक डोज दी, एंड उनका वेट आफ्टर 6-7 मंथ 67 हो गया। और ये मेरे पास आए थे 4/12 को। अब 3/13 की रिपोर्ट अब 1 साल होने को है, तब उनका T3 आया 1.26, T4 9.39, दोनों नॉर्मल लिमिट में, और TSH 0.86, अभी भी कम था, लेकिन उनका वेट 69.5 किलोग्राम हो गया पूरे इन 10-11 महीनों में। हेल्थ इंप्रूव करके, उनके मुंह में छाले अक्सर पड़ जाते थे, वो ठीक हो गया। और मेरे पास बहुत सारी उनकी रिपोर्ट्स है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अगले महीने वेट 73, और जब मेरे पास इन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ा 11/8/14 को, 4/13 को, 12 को स्टार्ट किया था, 13-14, 2-2.5 साल लगे। और जो लास्ट रिपोर्ट्स हैं, एक में TSH आया है 1.151, दूसरे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी लास्ट वाली, उसमें TSH was 2.0। बात सिर्फ TSH के बढ़ने की नहीं थी कि TSH बढ़ गया, बात ये थी कि जो उनमें सिम्टम्स थे कि वो पतले होते जा रहे हैं, कमजोर हो गए, 14 किलो वेट रिड्यूस हो गया, वो कितने ढंग से, कितने अच्छे तरीके से वो उनका वेट बढ़ा। 1-1 किलो हर मंथ वो आते थे, 1-1 किलो उनका वेट
बढ़ता था। और फर्स्ट क्लास जब वो मेरे पास आए थे 62.4 था, और जब एंड में उनका 72.3 किलोग्राम्स था। और बाद में भी मुझे बहुत बार मिले हैं, लेकिन कोई दवाई नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है आज तक। और कितने साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गया। अगर हमारे केसेस रिलैप्स होकर आते हैं, इसका मतलब है कि या तो हमारी दवाई की सिलेक्शन ठीक नहीं है, या हमने ठीक ढंग से नहीं। अभी हम सेकंड केस करेंगे। ये है, ये तो जो माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूं। तो ये एक लेडी है 35 इयर्स की, इनका TSH है 45। T3 T4 मैंने लिखा नहीं हुआ। TSH जो के 5.5 तक उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, 0.5 to 5.5, वो है 45। और एलोपैथी ले रहे हैं, एंड 125 mcg थायरॉक्सिन, 125, बहुत ही ज्यादा, बहुत मोटे थे। और इनको प्रॉब्लम थी हाइपोथायराइडिज्म। इनको जब ये इनके 2 बच्चे हुए, जब जब भी बच्चे हुए तब तब इनको थायराइड की दवाई खानी पड़ी। तभी से प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो गया। और जिस दिन वो मेरे पास आए, 125 mcg वो 2 महीने से ले रहे थे, तो उनका TSH था 1.8। 45 से स्टार्ट होके 1.8 था जिस दिन वो मेरे पास आए। तो उन्होंने 3-4 बातें बताई। पहली बात कि बॉडी बहुत लो फील करती है, मोटापा तो इतना हो गया है, लेकिन थक बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे इस पेशेंट ने भी बोला था, पहले वाले ने, कि थक जाता हूं। इनका भी यही था कि नॉर्मल रूटीन के काम करते करते मैं थक जाती हूँ, और मेरे से मैनेज ही नहीं होता। स्कूल टीचर है, स्कूल में सुबह, स्कूल वालों का तो बहुत मुझे लगता होता है कि बड़ा मुश्किल काम है, सुबह 7 बजे पहुंचना, तो दोपहर को 2-3 बजे आना। जो सुबह का अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है वो भाग दौड़ वाला टीचर्स का होता है। तो इन्होंने बोला कि बॉडी बहुत लो फील करती हूँ और थक बहुत जल्दी जाती हूँ। दूसरा, ओबेसिटी, मोटापा। वेट कितना, 94.5 किलोग्राम, इतने मोटे, 94.5 किलोग्राम्स। फिर उन्होंने बताया कि उनको एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी था, और जिसको कि उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली और उनसे मैं ठीक हुई। और उनको फेशियल पैरालिसिस भी, फेशियल पाल्सी भी हुई थी, वो भी ठीक है। जब मैंने रीजन पूछा कि क्या रीजन, क्यों डिप्रेशन हुआ या क्यों एंजाइटी हुई या क्या इसका कारण था, तो उन्होंने बताया कि घर में हालात ही ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में इतनी बिटर एक दूसरे के साथ रिलेशंस, और इन्हीं रिलेशंस के खराब होने से मुझे लगता है कि आधी बीमारियां तो औरत को ऐसे ही लग जाती है। तो इन्होंने बोला कि ज्वाइंट फैमिली है, काम करना पड़ता है, स्कूल भी जाना, बच्चों का भी देखना, घर का भी काम करना, सिस्टर इन लॉ है वो भी इधर ही रहते हैं, और बहुत ज्यादा घर में प्रॉब्लम रहती है। और उनकी आवाज भी काफी बैठी हुई थी, होर्सनेस काफी ज्यादा थी बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथायरॉयडिज्म। तो मैंने कहा कि अगर घर में इतना ज्यादा हालात खराब है, कहते जितने मर्जी खराब है, लेकिन मैं तो ना मैं किसी के आगे बोलती हूँ, मैंने तो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया हो कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा मर्जी कोई करता रहे, हमें अपना काम करना चाहिए। मैं तो अपना पूरी उससे शिद्दत से अपने घर का काम करती हूँ, वो मेरा घर है, नहीं कोई ढंग से बोलता ना बोले, लेकिन मैंने हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। और घर में कोई बीमार हो जाए, मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ, नहीं अगले पूछते ना पूछे, लेकिन मेरा फर्ज है तो मैं अपने फर्ज पूरे निभाती हूँ, और उनकी बहुत केयर करती हूँ। मैं जो भी है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। जितने भी हमारे
माइंड पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं उनको दवाई पता लग गई होगी। सो दिस इज कॉकुलस। कॉकुलस एक, यस रिया पटेल, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। सो कॉकुलस एक ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर एम.एल. सहगल जी ने पता नहीं उनका कैसा विजन था कि उन्होंने हमें इतनी जबरदस्त मेडिसिन दी। हम तो कभी यूज भी नहीं करते थे पहले, जब 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 से ये माइंड शुरू किया उससे पहले तो कभी यूज ही नहीं की थी। सिर्फ ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए या चक्कर चुक्कर आए कुछ इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उनका विजन था कि उन्होंने हमें ये मेडिसिन सिखाई कि ये इस तरह का पेशेंट होता है जो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करता है। और कैसे कॉम्प्रोमाइज करता है? कंटेंटेडली, हैप्पीली, खुशी से, रूठ के नहीं, गुस्से में नहीं, बिल्कुल हैप्पीली। वो कहता है कि जिसने जो करना है करी चले, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। घर में सास की, बहू की, इन लॉज की, सबकी जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स चलती रहे, ये पेशेंट हैप्पीली सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करता है। रेकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स, ये उन्हीं का बनाया हुआ रूब्रिक है कि रियलिटी को, सच्चाई को पहचान कर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। मुझे नहीं लगता कि हमारी पूरी रेपर्टरी में कोई इतना कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट होगा। और जब घर वाले बीमार पड़ते हैं, जो जिन लोगों ने उसको तंग किया होता है, जो बीमार पड़ते तो उनकी रात रात भर जाग के उनकी सेवा करता है। इस तरह का ये पेशेंट होता है और खुद को बीमार कर लेता है, खुद ये बीमार हो जाता है, लेकिन दूसरों की सेवा बहुत करता है, तो इसको हम गुड नर्स भी बोलते हैं। सो इनको हाइपरटेंसी दी और नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट जो इनकी 4.28 थी, तो इनका 125 से 100 पे किया एमसीजी। फिर इनकी रिपोर्ट आई 2, उसके बाद 75, फिर आई 1.7, फिर 50, फिर 25। 3-3 महीने के बाद इनको भी ठीक होने में 2-2.5 साल लग गए। तो जब इनकी बिल्कुल 25 एमसीजी भी बंद की, तब तक इनको 2 साल हो गए थे दवाई लेते हुए। और इनको पीरियड्स की भी जो प्रॉब्लम थी, कुछ थी प्रॉब्लम, तो वो भी इनकी धीरे धीरे अपने आप रेगुलर नॉर्मल सी हो गई। देखो, होम्योपैथी ने 125 एमसीजी चल रही है दवाई थायरॉक्सिन, कम करते 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 वो खत्म कर दी बिल्कुल। लग गया चाहे साल लग गया, चाहे 2 साल लग गए, लेकिन एलोपैथी तो कभी बंद नहीं होती। ऊपर से 125 एमसीजी चल रही है, तो उसके साइड इफेक्ट्स देख लो कितने होंगे। मैं किसी सिस्टम को कंडेम नहीं कर रही कि एलोपैथी बुरी है या कुछ बुरा नहीं है, बट नो सिस्टम इज कंप्लीट। एलोपैथी का पसारा बहुत ज्यादा है, सारी दुनिया में है, उसको हम कंडेम कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इमरजेंसी की मेडिसिन है। अगर आज भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि जहां पे जिंदगी का सवाल होता है वहां एलोपैथी की जरूरत पड़ती है। कोई सर्जरी है, वो भी उन्होंने ही करनी है। सो आई नेवर कंडेम एलोपैथी, लेकिन अगर क्योर होती है तो दैट इज ओनली विद होम्योपैथी। एलोपैथी में सारी उम्र बंदा खा के, थायरॉक्सिन खा खा के नॉर्मल तक रख सकता है, लेकिन अगर 2 महीने भी नहीं खाएगा तो उसकी प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। लेकिन होम्योपैथी में 2 साल दवाई खाकर भी अगर आपकी दवाई छूट जाती है तो समझो कि बहुत बड़ी बात है। इनको कॉकुलस 30 दी, 200 दी, 1M दी, 1 मंथ के डिफरेंस पे, और फिर 3-3 महीने के बाद इनको 1M रिपीट करते रहे और बिल्कुल 100% ठीक हो गए कॉकुलस के साथ। मैम ये बुक कैसे ले सकते हैं? हाउ टू? हाँ, तो चलो इस बुक के बारे में 1 मिनट बता दूं। दिस इज गाइड टू रूब्रिक्स, ये मेरी नई किताब है, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। इसमें मैंने पूरे सिंथेसिस रिपर्टरी का, मैंने सोर्स सिंथेसिस रिपर्टरी है,
तो डॉक्टर शोएन से परमिशन लेकर इसकी जितने भी 848 रूब्रिक्स हैं, 858 शायद, उन सब को एक्सप्लेन किया है, उन सबकी हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, एक्सप्लेनेशन की है। जहां जहां मेटाफॉर्स की जरूरत है, हालांकि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, वहां पे वो भी दिए हैं। और डीडी मैंने बहुत की है कि एक रूब्रिक को दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तक जितने भी लोगों ने इसको पढ़ा है तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि दिस इज वन ऑफ इट्स टाइप, ये यूनिक ही है, ये ऐसी बुक है जिसमें बहुत अलग तरह से डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस दी हुई है। बेसिकली इसकी जो कीमत है दैट इज 1299, 1300 रुपए समझो, 1299 रुपए। लेकिन अभी हम 15 दिसंबर तक इसको 1100 में दे रहे हैं और कोई भी कुरियर चार्जेस नहीं है। जो भी डॉक्टर्स इसको लेना चाहे, गाइड टू रूब्रिक्स, तो इसको वो 1100 मुझे पे करके ले सकते हैं। और अभी हमने 1 महीना नहीं हुआ, इसकी 500 कॉपीज हमारी बेस्ट सेलिंग हो चुकी है। एंड जो भी लेना चाहे वो मुझे पर्सनल मैसेज, मैम को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल करना। मैम इस समय कनाडा में है, आप लोग डायरेक्ट कॉल लगाते हो, वो नहीं हो रही है, फिर मैसेजेस मुझे आते हैं। व्हाट्सएप कॉल कीजिए मैम को ताकि मैम कॉल पिक कर सके। या ठीक है जी, ओके देन एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, या ओके, बाय बाय, या बाय।